नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब तय करने का। तो पूछिए प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। चुनाव के 7वें चरण में प्रचार का काम थमा। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां, भड़काऊ भाषण, सियासी बयानबाजी। पश्चिम बंगाल में गरजते मोदी, ममता का उतना ही तीखा पलटवार। लेकिन इस चुनावी समर में कहां है लेफ्ट पार्टियां? 34 साल बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद क्या क्षेत्रीय ताकत के तौर पर ही सिमट कर रह गया है लेफ्ट? बड़े मुद्दों से दूर, राष्ट्रीय बहस से भी दूर। 2004 लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के बाद 2009 में सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गए वामदल को क्या 2014 का चुनाव और बड़ा झटका देगा? देखिए प्रश्नकाल। बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ साल पहले तक हमारी राजनीति में जो कुछ भी होता था उसमें ज्यादातर गरीब के नाम पर होता था। जब से श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तब से लेकर अब तक गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस सत्ता में बनी रही। नेताओं के भाषण हो या सरकार की योजनाएं, हमेशा गरीब को आगे रख के फैसलों को सही ठहराया गया। ये पहला चुनाव है जहां ना गरीब की और ना ही गरीब की चर्चा है। हमारे देश में गरीबी एक हकीकत है। हम कहने को बेशक उभरती हुई ताकत हो, लेकिन हम वाकई अभी भी एक गरीब देश है। लेकिन चाहे अखबारों के कॉलम्स हो या न्यूज चैनल्स के स्टूडियो, पार्टियों के मैनिफेस्टो हो या नेताओं के नारे, इस गरीब का जिक्र कहीं नहीं है। गरीबी हटाओ के झुंझुने की जगह अब विकास के गुब्बारे ने ले लिए, जिसमें उद्योगपतियों और व्यापारियों की जगह है। विकास का नारा सीधे सीधे एडम स्मिथ से जुड़ता है। पूंजीपति की बात करता है कि अगर सबसे ऊपर वाला शख्स 10 लाख कमाएगा तो सबसे नीचे वाले तक 10 रुपए तो पहुंचेंगे ही। गरीबी हटाओ का नारा सीधे सीधे लेफ्ट की विचारधारा से जुड़ता था, सर्वहाराती प्रोलेटेरियत की बात करता था। अब जब इन चुनावों में लेफ्ट ही कहीं नहीं दिख रहा, तो हैरानी नहीं कि गरीबों के लिए ना तो नारे उठ रहे हैं, ना ही उनका जिक्र हो रहा है। इसी से पैदा होता है आज का विषय, चुनाव से गायब लेफ्ट, और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या चुनाव के बाद लेफ्ट का कोई भविष्य है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं CPI की राष्ट्रीय सचिव सुश्री अमरजीत कौर और जनसत्ता के संपादक श्री ओम थानवी। आप दोनों का स्वागत है। बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमारे लिए निकालने का। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। कोलकाता से अनिक भवल ने अपना सवाल किया है। सुनते हैं अनिक का सवाल क्या है। यहाँ पे टीएमसी बीजेपी बहुत एक्टिवली अपने कैंपेनिंग के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत प्रचार कर रहा है, पर यहाँ पे जो CPIM जो पार्टी है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो क्या मैं ये सोचूं कि वो लोग पहले से इलेक्शन का पहले से ही हार मान लिया है? निर्मल जैन ने ट्विटर पर लिखा है कि लेफ्ट नेता कार्डर आधारित और ईमानदार राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी वो युवाओं के आदर्श नहीं बन पाए, ऐसा क्यों है? तो अमरजीत, ये दोनों सवाल पहले आपसे हैं कि क्या लेफ्ट ने पहले ही हार मान ली है कि ये बंगाल से, कोलकाता से पूछ रहे थे, वहां की जो जमीनी हकीकत है कि बीजेपी का प्रचार चल रहा है, टीएमसी का चल रहा है, लेकिन लेफ्ट नहीं दिख रहा। और दूसरा, ईमानदार राजनीति करते हैं, कार्डर आधारित है लेफ्ट, लेकिन फिर भी युवाओं के आदर्श नहीं बन पाए। देखिए, दो बात मैं कहूंगी। एक तो सीधे सीधे आपकी कमेंट्री में ही जवाब था जी। मीडिया से, चुनावों से, प्रचार से गरीब और उसके मुद्दे गायब हैं जी। और नेचुरली मीडिया के ऊपर विज्ञापनों से लड़े जाने वाले चुनाव में लेफ्ट के पास तो उस पैसे की गुंजाइश नहीं है कि वो मीडिया के अंदर दिखाई दे। दूसरी बात जो मैं ये समझती हूँ वो सीधे सीधे है कि हम मीडिया में नहीं दिख रहे, इसलिए लगता है कि लेफ्ट गायब है। लेकिन जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां वही प्रश्न जो मीडिया से गायब हैं आज, क्योंकि बड़े पार्टियों के नेताओं ने उन प्रश्नों को चुनावी प्रश्न नहीं बनाया। आपकी जो मेन न्यूज की कमेंट्री थी वही बता रही थी, आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत तरीके पे डाउनग्रेडिंग, इश्यूज को मसालों से खड़ा करके व्यक्तिवादी बनाना, तो उसी में ही सारा प्रचार है। तो गरीब तो कैंपेन से गायब हुआ ही है। तो जब गरीब कैंपेन से गायब हुआ है तो हम गरीब की लड़ाई नीचे उसके प्रश्नों के ऊपर लड़ रहे हैं। जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हम कैंपेन में हैं, मीडिया में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि गरीब भी नहीं दिख रहा है। तो हम गरीब की लड़ाई लड़ने वाले कहां से देखेंगे? आपने कहा आम आदमी का परसेप्शन है हम ईमानदारी की,
और अच्छी छवि की लड़ाई लड़ते हैं। तो जब ईमानदारी और अच्छी छवि है तो ढेर पैसा नहीं है, ना कॉर्पोरेट घरानों से, ना काला पैसा, और इसलिए हम दिख भी नहीं रहे हैं, लोगों को क्या नीचे काम कर रहे हैं। जी खादिम साहब, क्या यही वजह है कि इनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है? कैंपेन में बेशक ये वहां पर हों, ये मीडिया पर दोष कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस हम देखें, 2009 के चुनाव में देखें, 2004 के मुकाबले देखें, तो ये भी मीडिया की वजह से है या आप क्या कहेंगे? दोनों सवाल आपने सुने। आदर्श नहीं बन पाए, पकड़ छूट रही है, इस बात का जवाब अमरजीत सिंह ने नहीं दिया है। देखिए, एक तो मेरा कहना यह है कि लेफ्ट अपने आप में बहुत व्यापक अवधारणा है। हम अभी जब बात करते हैं लेफ्ट की, तो हम सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करते हैं, और लोग उनके अलावा समाजवादी भी, यहां तक कि आपकी आप पार्टी जो आई है, आप उनको दक्षिणपंथी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम वाम जब कहते हैं तो हम कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करते हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टियां हमारे यहाँ मोटे तौर पर 4 हैं, सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी। 2 का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई अस्तित्व है नहीं। 2 जो बस्ती हैं, इनका भी आप देखिए, दोनों मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित रही, पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अक्सर खड़ी होती रही है। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे इमरजेंसी का रहा, जिसमें एक पार्टी इमरजेंसी का सपोर्ट करने लगी, आज तक लोग हैरान है कि इतिहास में ऐसा हुआ, और दूसरी पार्टी जो थी वो भी मार्क्स के नाम के ऊपर थी, वो उसके साथ में नहीं थी। तो ये जो आपसी विरोध चलता है, ये अपने आप में एक स्थिरता विचारधारा की नहीं है, जबकि सबसे मजबूत विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टियों के पास में थी। यही वजह थी कि यूपीए 1 में जहां से डाउनफॉल चालू होता है, आप देखिए, वो यूपीए जब उन्होंने सपोर्ट वापस लिया न्यूक्लियर मामले में, बहुत सारे कारण हो सकते थे। गरीबी के नाम पे अगर लेते तो शायद गरीब लोग सोचते कि हमारे लिए इन्होंने एक सरकार गिरने के लिए बंदोबस्त, न्यूक्लियर मामला उन्होंने वहां पे चुना, तब से गिरते चले गए। और बंगाल का जो पतन है, जहां 45% उनके पास में मत था, आज 31% आ गया मेरे ख्याल में। उसके बाद बंगाल गया, त्रिपुरा बच गया, और केरल गया, और अब एक सिर्फ त्रिपुरा के भरोसे वो लोग बैठे हुए हैं। जी, इस सवाल का जवाब चर्चा के दौरान मैं आप दोनों से लूंगा, जो मैंने पूछा है, जिसका जवाब आना है कि क्या कारण है कि युवाओं का आदर्श नहीं बन पाई लेफ्ट पार्टियां। पिछले 2 चुनावों में देखा जाए तो अभी नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पुणे से नौकरी करने वाले रविंद्र फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। रविंद्र जी, कहिए, आपको क्या कहना है? लेफ्ट जो है वो अपनी सोच में क्या परिवर्तन लाना चाहती है? ना तो वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है बंगाल में, ना ही वो अपनी मार्क्सवादी सोच से आगे बढ़ पा रही है। तो उनको सामने आकर बताना पड़ेगा कि उनकी नई सोच क्या है। जी, दिल्ली से प्रमोद देव ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं प्रमोद का सवाल। जो आम आदमी पार्टी उभर के आई हुई है, क्या यही वजह है जो लेफ्ट इंडिया से गायब हो गई है, या लेफ्ट की प्रेशर खत्म हो चुकी है? अमरजीत जी, पहला सवाल तो ये था कि सोच अभी भी यूनियन वाली सोच है, एक पूरा पीढ़ी का बदलाव हो गया है और जनरेशनल चेंज हो चुका है, उसको नहीं माना है। और जो आपने आपको लेकर इनका सवाल सुना, क्या कहेंगे? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है कि वातावरण वो ही नहीं रहता है। जो भी सामाजिक आर्थिक परिधान होता है, उसमें सोच में भी बदलाव आता है। तो ये तो मैं मान लूंगी कि हमारे कैंपेन के स्टाइल्स या मेथडोलॉजी या यूथ को अट्रैक्ट करने की जितनी मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, मेल, एसएमएस, उन चीज़ों में बढ़ावा आना चाहिए। शायद हम उसमें कमज़ोर हैं, मान लिया, मैंने ये मान लिया। पर आज भी जो वाम पक्ष की सियासत है, यूथ उसके साथ खड़ा है, हमारी पार्टियों के साथ नहीं खड़ा ना, वाम पक्ष की सियासत के साथ खड़ा है। आज भी अगर यूथ से बात कीजिए तो वो कांग्रेस से परेशान है, तो बीजेपी से भी कोई बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं है, जितना मर्जी वाजपेयी जी की पार्टी के आज नए नेता जो उभरे हैं प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद लेकर के। लेकिन वो ये मान ले कि सारा यूथ चल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधे सीधे मानती हूं कि जो व्यवस्था से गुस्सा दिखाया लोगों ने, आपका इन्होंने जिक्र किया ना, तो वो एक रिफ्लेक्शन है इस बात का कि लोग इस व्यवस्था से परेशान हैं। हम नहीं उसको फिलअप कर पाए उस गैप को, तो ये हमें अपने अंदर झांकना है। लेकिन लेफ्ट की सियासत मार्जिन पे चली गई है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जब तक गरीबी है, जब तक मुफलिसी है, जब तक मजदूरों ने लड़ना है, जब तक किसानों की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, तो वाम पक्ष धोया नहीं जा सकता। वाम पक्ष वही है। वाम पक्ष की सियासत की बात नहीं की हमने। जो लेफ्ट पार्टियां हैं जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी बात करिए, जिसके बारे में आपने माना है कि काफी पिछड़े हुए हैं काफी सारी बातों में। आपने तो खुद कह दिया कि वाजपेयी जी की पार्टी, वाजपेयी जी बेचारे
कब कब बीजेपी ने ही उनको त्याग के रखा हुआ, उन्होंने त्याग दिया, उनके नए नेता की तो बात ये एक टाइम वॉप लगता है मुझे। क्या आप अपने दोनों सवाल सुने, इनका जवाब सुने? मेरे एक तो देखिए विकल्प लोग ढूंढते हैं, और आप पार्टी, आप देखिए आप पार्टी के साथ में इस बार बहुत सारे लेफ्ट के जो लोग हैं वो उसको समर्थन कर रहे हैं, और कुछ लोग तो शामिल हो गए हैं, डॉक्टर चिनॉय जैसे लोग या समाजवादी प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग, वो तो पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इस दफा अगर आप सोशल मीडिया देखें, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अब तक जो समर्थक थे, लेखक भी और बुद्धिजीवी, वो आप पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो हमारी और कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो उनमें वो जोश खरोश रहा ही नहीं, और देखते देखते उन्होंने बंगाल में जब 14 लोग मारे गए खुद सीपीएम की सरकार के रहते हुए, तो तब से आप देखिए मासूता देवी सड़क के ऊपर आ गई उस सरकार के खिलाफ। तो उनको लगा कि ये वो लेफ्ट नहीं है जिस लेफ्ट के लिए हम लोग जो है वो लड़ते थे, मरते थे, वो विकल्प की तलाश में हैं। अब वो आप पार्टी कितना विकल्प साबित होती है नहीं होती है ये भी अलग बात है, लेकिन जिनको वो अपना मानते थे वो खुद चूंकि अब उस तरीके से उतने भरोसेमंद नहीं रहे, अपने जिस तरीके सोमनाथ चटर्जी को उन्होंने निकाल के बाहर किया, वो लेफ्ट नहीं है जिसके ऊपर भरोसा लोगों का था, इसलिए उनके अपने लोग छिटक करके बाहर जा रहे हैं। जी, ये हकीकत है कि जो विचारधारा है, जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल जीवंत है, बने हुए हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं, जो कार्डर बेस्ड हैं, ईमानदारी की राजनीति इन लोगों ने की है, ये कहीं पीछे छूट गई है अपनी सोच में, अपने तौर तरीकों में, जबकि सियासत जो है, विचारधारा जो है, वो अभी भी जीवंत है, बिल्कुल प्रासंगिक है। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से छात्रा शिल्पी श्रीवास्तव फोन पर अपनी बात कहना चाहती हैं। शिल्पी, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? जो लेफ्ट पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो सरकार नहीं बना सकती, मुझे लगता है कि सरकार बना सकती है, और अभी के मीडिया कैंपेन में किसी विशेष व्यक्ति पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इनका कहना चाहिए लेफ्ट पर प्रश्न गलत है, हमारे हिसाब से लेफ्ट की सरकार भी बन सकती है, और मीडिया एक ही आदमी पर सारा ध्यान अपना डाल रहा है। अगला सवाल लेते हैं, दोनों सवालों का जवाब आपसे लेंगे। फिर हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर रामदास ने लिखा है कि ऐसी कौन सी बातें लेफ्ट के खिलाफ चली गई जिसने पूरे देश में उसके विस्तार को रोक दिया है, ये इनका सवाल है। अमरजीत जी बोलिए। देखिए, जैसे ये कह रहे थे कि बंगाल में 31% आई वोट, 31% नहीं, अभी आज की डेट पे भी 41-42% वोट है। और सीटें कितनी है? सीटें कम हैं, बहुत कम हैं। हमारी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वोट डिवीजन, किसी की ज्यादा वोट बढ़ने पे भी सीटें कम आ सकती हैं, किसी की गिरने पे भी ज्यादा आ जाती हैं, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है। प्रोपोर्शनेट इलेक्शन सिस्टम तो है नहीं जिसकी हम मांग करते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर केरल के अंदर तो अल्टरनेट होता है, तो ये कह देना केरल में खत्म हो गए वो सच नहीं है। बंगाल के अंदर 33 वर्ष के पास गए तो उसका आत्म मंथन करना जरूरी है कि जो आपका रूरल एरिया में बेस था तो वो क्यों गया, और अगर शहर में नाराजगी आई तो क्यों आई, तो आत्म मंथन की जरूरत है। और आपने सही कहा कि मुद्दे जीवंत हैं, वही बात मैं कह रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि आज की डेट में जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लोग विकल्प मांग रहे हैं, लेफ्ट हाशिए पे नहीं जाएगा। 2004 से पहले भी लोगों ने फेंक दिया था, लेकिन लेफ्ट बाउंस बैक किया और लेफ्ट के वजह से ही सरकार बन पाई। ऐसी ही सिचुएशन अब हम देख रहे हैं जब लोग कांग्रेस के गठबंधन को रिजेक्ट करना चाहते हैं, और बीजेपी ने इतनी आंधी और हवा दिखाई है मीडिया में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हम नहीं नीचे उसको देख रहे हैं, और वो सरकार बनाने की कवायद नहीं कर पाएंगे, तो लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर। बात कहूंगा कि असल में बंगाल में 38.57% है, आप लगभग आपका कहना ठीक था, और 31.52 केरल का प्रतिशत था। हाँ जी, आपने सवाल सुना, जो सवाल उठाए गए कि तो लेफ्ट पर सवाल उठाना गलत है, हो सकता है उनकी सरकार बन जाए, और दूसरा ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर आपकी निगाह में हैं जिन्होंने पूरे देश में लेफ्ट के विस्तार को रोक दिया। उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि वो युवाओं का आदर्श क्यों नहीं बन पा रहा। लेफ्ट पार्टियां जो हैं युवाओं का आदर्श क्यों नहीं बन पा रही। एक पूरी जनरेशनल चेंज हो चुका है, हमारे बच्चे अब वोट डालते हैं, दूसरी दफे वोट डाल रहे हैं, 20-20 साल 25-25 साल के हो गए, लेफ्ट से क्यों नहीं जुड़ पाए जो नौजवान। तो मेरा मानना है कि उनका जो बिखराव है, मतलब कहना चाहिए कि सबसे समझदार, सबसे जिसको कहना चाहिए बुद्धिजीवी आधार वाले राजनीतिक दल अगर हमारे यहाँ थे तो वो लेफ्ट के दल थे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सबसे समझदार, सबसे पढ़े लिखे लोग। लेकिन इसके और बात आप करते हैं मजदूर की या किसान की, लेकिन जो बीच का दायरा है, आज जो करात बात करते हैं वो उस भाषा को तो किसान मजदूर समझ नहीं सकता है। मतलब ये जो दूरी आई है उनमें संवाद की, तो बात करना एक अलग बात है। दूसरा, एक दायरा व्यापक करना चाहिए। अब हर बार मजदूर किसान नहीं,
इस देश के में बहुत सारे तबके हैं, उन तबकों का प्रतिनिधित्व आप नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक और कारण यह है कि उन्होंने अपना ध्यान उत्तर भारत की तरफ बहुत अधिक सघनता के साथ में नहीं लगाया। ये भी मैं मानता हूं कि जितना ध्यान इनको इधर देना चाहिए, आप तमिलनाडु में जाकर के 14 जगहों पे अगर लोग खड़ा करें, आपको सीट एक नहीं मिलती है, पर आप कहते हैं हमको 5000 मत वहां पे मिल जाते हैं, 4000 मिल जाते हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन उस अनुपात में उत्तर भारत को आपने नहीं माना कि हमारे पांव पसारने के लिए वो भी एक दायरा है। जी, ट्विटर पर सुरभि ने लिखा है कि क्या लेफ्ट पार्टियों के बुरे हाल के लिए उसके नेता भी जिम्मेदार हैं, जिनकी छवि विचारों को लेकर अड़ियल होने की बन गई है। ये छवि की बात हुई। मुंबई से पत्रकार राकेश शर्मा फोन पर अपनी बात उन्होंने कही है। आइए सुनते हैं राकेश का क्या कहना है। जो लेफ्ट विचारधारा जो धारा थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश में पूंजीवाद का उदय हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मुंबई में शिवसेना ने जिस तरह से लेफ्ट को खत्म किया था, अब वही पोजीशन बंगाल में भी ममता ने ले लिया है। जी, आपने दोनों सवाल सुने अमरजीत जी। जो नेतृत्व है लेफ्ट का, खासकर सीपीएम का, जिसका ये जिक्र कर रहे थे तानवी साहब, क्या मतलब इतना पूरी तरह से कट चुका है नेतृत्व? तो ज्योति बसु भी थे, प्रमोद दास गुप्ता भी थे, ईएमएस नंबूद्रीपाद भी थे, श्रीपाद अमृत डांगे भी थे। इन तमाम लोग बेशक उस क्लास से ना हो, दूसरे वर्ग से हो, फिर भी उनकी जो अपनी जो पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पॉलिटिकल, उसको समझते थे, उससे राब्ता बनाकर रखते थे। देखिए, मैंने जब कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है तो उसके मायने ही ये हैं। मैं किसी नेता विशेष की बात नहीं करूंगी लेकिन ये मैं कहूंगी, एरोगेंस की कोई गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में। तो कुछ एरोगेंट है लीडरशिप, आप मान रही हैं क्या? ऐसी चीजें आई हैं, मैं किसी नेता विशेष का नाम ना लूं। ऐसी बात नहीं है कि किसान मजदूर भाषा नहीं समझता है। आपकी पॉलिटिकल स्टाइल, कैंपेनिंग, उसके साथ संवाद की फॉर्मेट क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि समझते नहीं है वो। एक बात और भी मैं कहूंगी, मैं बार बार कह रहे हैं ये कि लेफ्ट में बिखराव, वो एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान में पहली इलेक्शन में मेन अपोजिशन लेफ्ट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और वो 3 इलेक्शंस तक वैसी स्थिति रही। लेकिन उसके बाद से स्प्लिट्स, उसके बाद जो लेफ्ट में बिखराव आया है उसने नुकसान तो किया ही है हमको। और आज की डेट में भी अभी वाम पक्ष पूरी तरह से एक जगह नहीं है। हम इन 4 को ही क्यों देखें, और भी है ना जो वाम पक्ष का झंडा लेके चुनावों के अंदर उतरते हैं। तो उस हिसाब से मैं मानती हूँ कि हिंदी बेल्ट के अंदर जो हमारा एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसने हमें काफी नुकसान दिया है। जहां 32 सीटें हम बिहार में जीतते थे, यूपी में 25 से ज्यादा हम एमएलए की सीटें जीतते थे, वहां 32 बिहार में सीटें जीतते थे। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम यहाँ क्यों वीक हुए। लेकिन हम हाशिए पे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि मुद्दे वही विचारधारा हाशिए पे नहीं जाएगी। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, आत्ममंथन की जरूरत है। 2 चुनाव हो चुके हैं, कितने और चुनाव लगेंगे आत्ममंथन करने के लिए? और नेताओं का जो एक पूरा जो अड़ियल रवैया है छवि को लेकर, जो सवाल था, उस पर आप क्या कहेंगे? एक चीज जिसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टियां कभी, मेरे ख्याल में कभी वो कर पाएंगी बदलाव, इसकी संभावना नहीं लगती, कि उनमें लोकतांत्रिक एक अप्रोच नहीं है। वो बिल्कुल एक तानाशाही की तरह चलते हैं। आप देखिए जिस तरह से यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया गया, उसकी वजह से नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस और तृणमूल एक हो गए और उनके हाथ से 35 साल की सत्ता निकल गई। फैसला किसने किया? ये फैसला जो है पूरे देश में कोई पार्टी चाहती हो ऐसा नहीं था। आपने निर्णय कर लिया, जैसे सीताराम केसरी अचानक उन्होंने फैसला किया हम सरकार गिरा देंगे, उसके बाद वो खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने तो एक गलती की। इनकी तो पद्धति इसी ढंग की है कि फैसला अगर पोलित ब्यूरो में है तो वो बैठ करके वहां पे अध्यक्ष ने किया और फैसला हो गया। जी, बहुत धन्यवाद आपका अमरजीत, आपका बहुत धन्यवाद। मैं ये जरूर कह दूंगी कि मैं नहीं मानती कि सीधे आप कहें कि तानाशाही प्रवृत्ति, हमारे यहाँ काफी डेमोक्रेसी है। पर एक चीज जरूर मैं कह दूंगी, स्टूडेंट मूवमेंट में जो कमजोरी आई, स्टूडेंट मूवमेंट में जो लेफ्ट बहुत आगे बढ़ के होता था, वो यंग कैडर को इंस्पायर करता था, लाता था, उसमें बहुत बड़ी कमजोरी है। कौन सी लोकतांत्रिक पद्धति से बहुत बड़ी कमजोरी। वरिष्ठ नेता को हमारे पास इतना ही समय था। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिसको आप कह रही हैं कि तानाशाही नहीं, उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कहा जाता है मेरा ख्याल, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। बहुत धन्यवाद अमरजीत, यहाँ आने के लिए आपने समय दिया। थानवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रश्नकाल के लिए हमने रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल भी और राय भी मिलती रहती है। कानपुर से रेड एफएम के श्रोता कार्तिक ने, रेड एफएम के श्रोता कार्तिक ने कहा है कि लेफ्ट
चुनाव से एकदम गायब नहीं होगा, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल में आने वाले दशक तक कुछ नहीं कर पाएगा। इसके जवाब में यही अब हम कह सकते हैं कि जो एसएमएस के जरिए हमने सवाल पूछा उसका भी जवाब देख लेते हैं। आपकी राय हमने मांगी, एसएमएस से हमने सवाल किया था कि क्या चुनाव के बाद लेफ्ट का कोई भविष्य है। इस सवाल पर हमें 40% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 60% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि जनता से कटे हैं पर सेमिनारों में डटे हैं, कोई सबक नहीं सीखे हैं पर तेवर अभी भी तीखे हैं, मंजिल बहुत दूर है और सपने चूर चूर है, पर ऐंठ है, गुरूर है, यही लेफ्ट की कहानी है, कभी बहता था आज रुका हुआ पानी है। दरअसल लेफ्ट खुद को रीइन्वेंट नहीं कर पाया, अपना पुनर्विष्कार नहीं कर पाया। ईएमएस नंबूद्रिपाद, श्रीपाद अमृत डांगे, प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बासु जैसे नेता वक्त की हकीकत को जानते थे, रणनीति भी वैसी ही बनाते थे। मौजूदा नेता अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं। लेफ्ट जरूरी है, एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की तरह, एक ऐसी आवाज की तरह जो दबे कुचले किसानों गरीबों की बात कर सकें, क्योंकि हम वाकई अभी तक गरीब देश हैं, यहाँ पर किसान हैं, यहाँ गरीब हैं, यहाँ दबे और कुचले हैं। क्या लेफ्ट के नेता, खासकर सीपीएम के नेता, ये काबिलियत रखते हैं कि विचारधारा से समझौता किए बगैर नई रणनीति, नए आइडियाज लेकर लेफ्ट का नवीनीकरण कर लें? दिल तो कर रहा है कि मैं भी हर चौथे रिपोर्टर की तरह कह दूं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन क्योंकि मैं हर चौथे रिपोर्टर की तरह नहीं हूं, इसलिए लेफ्ट को गांधी जी का नारा सलाह के तौर पर दूंगा कि करो या मरो, डू और डाई। ये था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।